नमस्कार दोस्तों, मैं रूपम यादव आपका अपने YouTube चैनल करियर मंत्र 9.1 पर तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, हम लेकर आए हैं डॉक्टर रंजीत सिंह टीजीटी प्रैक्टिस पेपर सीरीज, जिसमें प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस पेपर पढ़ चुके हैं चैनल पर। अगर आपने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, प्रैक्टिस पेपर 3 का फर्स्ट पेपर है, विच कंट्री जूल्स मिचलेट बिलोंग टू। सो इटली, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका। सो आंसर विल बी राइट हियर, फ्रांस। ओके, जूल्स मिचलेट कहाँ से थे? फ्रांस से थे। ओके, फ्रांस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर जूल्स मिचलेट डिफाइंड द टर्म रेनेसा। अब आपको पता चल गया होगा कि जूल्स मिचलेट कौन थे। मतलब जो टर्म था रेनेसा वो इन्होंने ही डिफाइन किया था। ठीक है, अब इसमें हमें सन बतानी है, कौन सी, 1835 या 1845 या 1855 या 1865। सो आंसर विल बी राइट हियर, सी। ओके, 1855। ओके, मतलब जो रेनेसा टर्म था वो इन्होंने कब इसको डिफाइन किया था? किसने? जूल्स मिचलेट ने किया था। ठीक है, और वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और कौन थे? जूल्स मिचलेट थे, जिन्होंने कौन सा टर्म डिफाइन किया था? टर्म रेनेसा डिफाइन किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1855 में किया था। 3 to 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके क्लियर हो चुके हैं गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ मूवमेंट वॉज रेनेसा मूवमेंट। ठीक है, रेनेसा मूवमेंट जो था वो किस टाइप का मूवमेंट था? रिलीजियस, ट्रेडिशनल, सोशल या कल्चरल। सो 3 का आंसर हो जाएगा गाइस डी, राइट। ओके, डी, कल्चरल मूवमेंट था। कौन? रेनेसा। रेनेसा जो मूवमेंट था वो कैसा था? कल्चरल मूवमेंट था। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपको रेनेसा से मिल गए। ठीक है, जूल्स मिचलेट थे कहाँ के? वो आपके, मैंने अभी ऊपर बताया आपको। ठीक है, और उन्होंने 1855 में इस टर्म को डिफाइन किया था। और ये रेनेसा टर्म जो था या रेनेसा मूवमेंट था वो कैसा था? एक कल्चरल मूवमेंट था। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवमेंट इंस्पायर्ड इटालियन स्कॉलर्स टू स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर। ठीक है, मतलब विच मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट था जिसने इंस्पायर किया किसको? इटालियन स्कॉलर्स को। स्कॉलर कैसे कहते हैं? जो मतलब पोइट्री वगैरह राइट करते हैं, जो हमारे राइटर्स हैं उनको। ठीक है, स्टडी फिलोसफी एंड लिटरेचर। ठीक है, सो रिफॉर्मेशन, रेनेसा, प्रोटेस्टेंट या रोमांटिक। सो आंसर विल बी राइट हियर रेनेसा, बिकॉज बात यहाँ रेनेसा की चल रही है तो आंसर भी रेनेसा। ओके, so B is right here. So next question guys, question number 5, what was the greatest, who was the greatest scholar of Italy in the time of Renaissance? So Ovid, Virgil, Cicero या Petrarch. So answer will be right here, डी, पेट्रार्क। ठीक है, जो पेट्रार्क थे वो कौन थे? सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट स्कॉलर थे। कहाँ पर? इटली में, इन द टाइम ऑफ रेनेसा। ओके, देखिए कौन थे? पेट्रार्क कौन थे? स्कॉलर थे। कैसे? ग्रेटेस्ट थे। और कहाँ पर थे? इटली में थे। कौन से टाइम पर? रेनेसा के टाइम पे। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन है इसमें, तो एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज लिसन केयरफुली एंड वॉच टिल द एंड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, हु एस्टेब्लिश्ड प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। सो कल के मैंने उसमें भी बताया था कि प्रिंटिंग प्रेस की इसमें वो हो चुका था, इन्वेंशन हो चुका था किसमें? रेनेसा टाइम पर। सो इसमें पूछा है कि हु एस्टेब्लिश्ड, मतलब प्रिंटिंग प्रेस किसने एस्टेब्लिश की थी? सो विलियम कैक्सन, विलियम डुओस, विलियम केंटस या विलियम शेक्सपियर। सो आंसर विल बी राइट हियर, ए। 6 का हो जाएगा ए आंसर है। विलियम कैक्सन जो थे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को एस्टेब्लिश किया था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, हु मार्क्स अराइवल ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। सो मार्लो, जॉन लिली, चौसर या नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर, सी, चौसर। ठीक है, हु मार्क्स मतलब कौन चिन्हित करता है किसका? अराइवल किसका? रेनेसा का। कहाँ पर? इन इंग्लैंड। ठीक है, क्योंकि इटली में बिगनिंग हुई थी ना, तो इसलिए इंग्लैंड में। सो कौन है? चौसर है। सो आंसर विल बी राइट हियर, डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, who known as the father of English poetry? So Chaucer, Shakespeare, Milton या मार्लो। सो आंसर विल बी राइट हियर, ए। ओके, 8 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौसर कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री।
चौसर क्या है, इंग्लिश पोइट्री के फादर माने जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, हुज पोइट्री एक्सपोजेस द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रेनेसा इन इंग्लैंड। सो शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर या पेट्रार्क। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, चौसर। ओके, चौसर की पोइट्री जो है वो एक्सपोज करती है किसको, इन्फ्लुएंस को, किसकी, रेनेसा की। कहाँ पर, इन इंग्लैंड। ठीक है, तो आंसर विल बी राइट हियर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, विच एज रेनेसा इन्फ्लुएंस्ड मच। मतलब किस एज में रेनेसा जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ था ज़्यादातर। सो ऑगस्टन एज, क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज या एलिजाबेथन एज। सो आंसर विल बी राइट हियर डी। ओके, एलिजाबेथन एज। सो इट विल बी राइट हियर डी, एलिजाबेथन एज में रेनेसा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैजुरा इज अ डैश इन अ लाइन। सो पॉज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहीं से पता चल रहा होगा, कंटिन्यूसली एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए पीजीटी 4 में आया है, 10 में आया है एंड टीजीटी 3 में आया है। सो कैजुरा इज अ डैश इन अ लाइन। ठीक है, कैजुरा क्या है, पॉस है, स्लेबल है, स्ट्रेन है या एक्सेंट है। सो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए, राइट हो जाएगा। कैजुरा क्या है, एक पॉस है। पॉस मीन्स जानते हैं आप, एक जैसे कि विराम चिन्ह आता है ना उसमें एक लाइन में, तो दैट इज कैजुरा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12, हु व्हाट इज पोइटिक लाइसेंस। पोइटिक लाइसेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए ये टीजीटी 1 में आया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा एग्जाम में पहले भी आ चुका है। तो पोइट्री रिटन टू एस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वर्सिफिकेशन या रॉयल परमिशन टू राइट पोइट्री या लिबर्टीज विद लैंग्वेज एंड फैक्ट्स इन पोइट्री या पोइटिक नॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। सो answer will be right here C. Okay, C is right. Liberties with language and facts in poetry. Okay, it is poetic license. So next question है 13, the unbroken flow of thought and awareness in the waking mind is called। ठीक है, अनब्रोकन मतलब बिना टूटने वाला या बिना रुकने वाला फ्लो किसका, थॉट मीन्स विचारों का, और अवेयरनेस जागरूकता का, इन द वॉकिंग माइंड और कैसे जगे हुए दिमाग में। ठीक है, टीजीटी 1 में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एपिफेनी, नेगेटिव कैपेबिलिटी या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। सो आंसर विल बी राइट हियर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आप भी जानते होंगे जैसे कि आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी, उसमें मतलब सिगमंड फ्राइड जो है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड का बताया, तो वेकिंग माइंड पूछा मीन्स जगा हुआ, तो जगे हुए माइंड में क्या रहेगी, कॉन्शियसनेस रहती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14, व्हाट इज मीन्ड बाई कथारसिस। कथारसिस देखिए ये भी टीजीटी 1 में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ट्रेजिक फ्लो इन द एंटागोनिस्ट, ट्रेजिक फ्लो इन द प्रोटोगोनिस्ट, फॉल्स स्टेप टेकन इन डार्क, purgation of emotions of pity and fear. So what is catharsis? Catharsis पूछा गया है, so answer will be right here D. Okay, purgation of emotions of pity and fear, ये भी आपका पिछले प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था, सो इट विल बी राइट हियर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द टर्म डिस्टोपिया। डिस्टोपिया इम्प्लाइज, डिस्टोपिया क्या होता है, ये भी टीजीटी 1 में आया हुआ है। प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड या अनप्लीजेंट रियल वर्ड या प्लीजेंट रियल वर्ड या अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड। सो व्हाट डिस्टोपिया। ठीक है, डिस्टोपिया का मतलब क्या है, सो इट विल बी राइट हियर डी। ओके, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, सो आंसर विल बी राइट हियर जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 16 क्वेश्चन को देखिएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलिटेरियन नोबल। प्रोलिटेरियन नोबल्स क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट इज द थीम, थीम क्या रहती थी नोबल्स की। सो ये भी टीजीटी 1 का क्वेश्चन है। एरिस्टोक्रेटिक क्लास, वेरियर्स, मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, वर्किंग क्लास। क्या थी, जो प्रोलिटेरियन नोबल्स थे उनकी थीम क्या होती थी, वर्किंग क्लास, यानी कि वर्किंग क्लास को वो थे मतलब इन्फ्लुएंस करते थे ये। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री। क्या नहीं है इनमें से। ठीक है, इट यूजेज लैंग्वेज, इट यूजेज रिदम,
it is written in verse, it uses harmony. So answer will be right here C. Okay, क्या पूछा, नॉट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ पोइट्री, ये फीचर पोइट्री का नहीं है. सो देखिए, इट यूजेस लैंग्वेज में लैंग्वेज होती है, इट यूजेस रिदम रिदम भी होता है पोइट्री में, ठीक है, इट यूजेस हारमोनी भी होती है, बट इट यूजेस इन वर्स नहीं होती है इसमें, ठीक है. सो आंसर विल बी राइट हियर सी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 18. Which of the following is not a रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रेजिक हीरो. ट्रेजिक हीरो में क्या नहीं होना चाहिए, गुड कंसिस्टेंस, मस्ट बी मेल, ऑफ हाई स्टेटस. सो आंसर विल बी राइट हियर सी. ठीक है, मस्ट बी मेल. ऐसा तो है नहीं कि जब ट्रेजिक हीरो, कोई भी ट्रेजिक हीरो हो तो ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि वो एक मेल ही हो, वो फीमेल भी हो सकती है, ठीक है. सो इट विल बी आंसर गुड तो होना ही चाहिए, कंसिस्टेंस भी होना चाहिए, ऑफ हाई स्टेटस भी वो अच्छा है क्योंकि हीरो है वो. तो वट क्या है इसमें कि मतलब मस्ट बी मेल, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेटिव. सो होमरिक एपिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी या डिथायरेम्बिक पोइट्री. सो आंसर विल बी राइट हियर 19 ए, होमरिक एपिक. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस होता है किसमें, अ मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेटिव. सो किसमें होता है, होमरिक एपिक में. ओके, सो आंसर विल बी राइट हियर ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20. एरिस्टोटल सेज दैट अ प्लॉट मस्ट बी हैव यूनिटीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री यूनिटीज. देखिए पीजीटी 16 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी की बात है, अभी हुआ था कुछ टाइम पहले ही एग्जाम पीजीटी 16 का. सो यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम या यूनिटी ऑफ कैरेक्टर. सो आंसर विल बी राइट हियर डी. ठीक है, जो आपके एरिस्टोटल हैं, तो एरिस्टोटल ने जो बताया सेज दैट अ मस्ट प्लॉट मस्ट हैव यूनिटीज. ठीक है, तो 3 यूनिटीज बताई हैं उन्होंने, टाइम, प्लेस एंड एक्शन. इस तरीके से याद कर लीजिए, टाइम, प्लेस एंड एक्शन, तो कैरेक्टर उसमें नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर, डिक्शन, प्लॉट या हार्मनी. सो हमारे जो एरिस्टोटल हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं प्लॉट को. सो प्लॉट कहते हैं कि पोएट्री का हार्ट होता है कौन, प्लॉट. ठीक है, सो आंसर विल बी राइट हियर सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी. ठीक है, जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, उसमें कौन पार्ट नहीं है. सो इट अराउजेस पिटी एंड फियर, इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस, इट इज़ परफॉर्म्ड रादर देन नरेटेड. देखिए, सो इट अराउजेस पिटी एंड फियर, ट्रेजेडी में पिटी भी होती है और फियर भी होता है. इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अनहैप्पी एंडिंग उसकी अनहैप्पी हो, ऑलवेज हैप्पी भी हो सकती है ना. इट इन्वॉल्व्स मिमेसिस, मिमेसिस को इम्पोर्टेंस मानते हैं एरिस्टोटल. इट इज़ परफॉर्म्ड रादर देन नरेटेड. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट तो आंसर हमारा ये हो जाएगा बी, इट हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग. ये कोई कंपलसरी इसमें नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23. विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. सो पीजीटी 4 में ये क्वेश्चन आ चुका है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री. सो सिमली, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबली या मेटाफर. सो आंसर विल बी राइट हियर डी. ओके, मेटाफर. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंपैरिजन होता है किसमें, मेटाफर में. मेटाफर एक एम्प्लाइड सिमली माना जाता है मेटाफर को, जैसे कि सिमली जो होती है उसमें एज, लाइक, है ना, सो इस टाइप के शब्द देखने को मिलते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन हाँ, इसमें भी दो चीज़ों के, दो डिफरेंट चीज़ों में के बीच कंपैरिजन होता है, जैसे कि फ्रेंडशिप और ट्री. अब देखिए, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, बस फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री. ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं, तो इसमें क्या है, हमारी सिमली. ठीक है, सॉरी मेटाफर है. ओके, सो आंसर विल बी राइट हियर डी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. मिल्टन, thou shouldst be living at this hour, find the figure of speech. सो मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में भी ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है. मैंने ये बताया भी था कि इसमें अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाए तो कौन सी होगी. ये पीजीटी 5 में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है. सो आंसर बी राइट हियर, देख लीजिए, ऑक्सीमोरोन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबली या सिमली. सो इसमें ना तो सिमली है, ना ऑक्सीमोरोन है और ना ही हाइपरबली है. सो इट विल बी राइट हियर एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि
ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है इसमें, तो दिस इज अपस्ट्रॉफी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। ये भी PGT 5 का क्वेश्चन है। द प्लोगमैन होमवर्ड प्लोड्स हिज बियरी वे। ठीक है, तो प्लोमैन क्या कर रहे हैं, होमवर्ड कर रहे हैं, प्लोट्स कर रहे हैं, मीन्स जोत रहे हैं किसको, हिज बियरी वे, जो उनके उजड़े हुए खेत हैं यानी कि बंजर भूमियां हैं जो। तो आंसर विल बी राइट हियर मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या ट्रांसफर्ड एपिथेट या हाइपरबोली। सो आंसर विल बी राइट हियर ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 26, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। सो PGT 9 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आईज। सो पुन, पर्सोनिफिकेशन, सिमली या ऑक्सीमोरन। सो आंसर विल बी राइट हियर 26 B, पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन क्यों है इसमें, क्यों, वेयर ब्यूटी, ब्यूटी कोई इंसान तो है नहीं, कैन नॉट कीप रख नहीं सकती, क्या, हर लस्ट्रस आइज, उसकी जो लस्ट्रस आइज है उनको रख नहीं सकते ब्यूटी। ठीक है, तो अब ब्यूटी को क्या है, एज अ पर्सन दिखाया गया है, तो इट विल बी पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 27 है, विच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन। ठीक है, मतलब शेक्सपियर की जो ग्रेव थी उसके स्टोन्स थे, उन पे कौन सी फ्रेज यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी आपको अपीयर दिखाई देती है वहाँ पर, ठीक है, प्रतीत होती है। मे द ग्रेट ऑथर रेस्ट इन पीस, नहीं। ही रिक्वेस्टेड नॉट टू राइट एनीथिंग, मतलब कि उन्होंने मना किया गया है यहाँ कुछ भी लिखना नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। ही अराइव्ड ऑन दिस अर्थ विद नथिंग, व्हेन ही डाइड ही लेफ्ट एवरीथिंग टू अस, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर विल बी राइट हियर D, cursed be he that moves my bones. So answer will be right here D. Okay, so next question है guys 28, PGT 10 में आया हुआ क्वेश्चन है 28। ठीक है, सो Venus and Adonis is a poem by, बेहतरीन फेमस पोएम है, जॉन मिल्टन, PB शैली, मैथ्यू आर्नोल्ड या विलियम शेक्सपियर। सो आंसर विल बी राइट हियर D, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है वीनस एंड एडोनिस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 29, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। सो देखिए लाइन्स ध्यान से देखिएगा केयरफुली। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones। ये लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, लास्ट क्वेश्चन में ये लाइंस कही थी अभी तो हमने बात की थी। तो क्या है देखिए, सिंबल इन एज यू लाइक इट, मच एडो अबाउट नथिंग या शेक्सपियर्स टॉम। सो आंसर विल बी राइट हियर D, शेक्सपियर्स टॉम। शेक्सपियर के टॉम पर ये सारी लाइनें ये लिखी हुई हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस TCT 1 में आया भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलवेज पूछ लिया जाता है क्योंकि विलियम शेक्सपियर हमारे TCT के सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं। सो 30 क्वेश्चन है, वेयर फ्रॉम दी लाइन्स TCT 1 में आया, फियर नो मोर द हीट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन होम art gone and taken thy wages। सो सिंबल इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम या किंग लियर या फिर हेमलेट। सो आंसर विल बी राइट हियर सिंबल इन। ओके, ए हो जाएगा, ये सिंबल इन की लाइन से है। सो TCT 1 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 31, Venus and Adonis by Shakespeare was written in stanzas of, TCT 1 में आया हुआ है ये 4 lines, 6 lines, 7 lines या 9 lines। So answer will be right here 6 lines। ठीक है, शेक्सपियर जो यूज करते थे जिसे शेक्सपियरियन स्टेंजा भी बोला जाता है, तो वो क्या है 6 लाइन्स के हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, to which category that 2 works of William Shakespeare, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece belong to? Narrative poems, tragedies, historical plays या comedies? So to which category that 2 works of William Shakespeare कौन कौन से, Venus and Adonis and the Rape of the Lucrece belong to? Narrative poems हैं, tragedies हैं, historical plays हैं या comedies हैं? So answer will be right here A। ओके, ये क्या है, नैरेटिव पोएम्स हैं, बोथ आर। ओके, 32 का ए हो जाएगा।
So next question guys 33, which one of the following term is often called for the England's national poet William Shakespeare। मतलब जो कौन सा टर्म था, ऐसा हुआ मूवमेंट जो इंग्लैंड के नेशनल पोइट बना दिया किसको, विलियम शेक्सपियर को। मास्टर ड्रामाटिस्ट, सुप्रीम पोइट, बार्ड ऑफ लंदन या बार्ड ऑफ अवोन। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, बार्ड ऑफ अवोन। इनको बार्ड ऑफ अवोन के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये अवोन नाम की जगह के रहने वाले थे, सो इसलिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 34, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ये पीजीटी 10 में आया हुआ है। AC ब्रैडली, एडवर्ड ब्रैडली, FH ब्रैडली, डॉक्टर हेनरी ब्रैडली। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, AC ब्रैडली। ये AC ब्रैडली का वर्क है क्या, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है तो इसलिए पूछी गई है पहले भी PGT 10 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। किस प्ले में रहा है कैरेक्टर साइलॉक। PGT 2000 में आया हुआ है। ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक या कॉमेडी ऑफ एरर्स। सो आंसर विल बी राइट हियर 35 ए। ओके, ट्वेल्थ नाइट में ये साइलॉक नाम का कैरेक्टर था। नहीं गाइस, कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये साइलॉक नाम का जो कैरेक्टर था वो ट्वेल्थ नाइट में नहीं था, बल्कि किस में था, मर्चेंट ऑफ वेनिस में था। क्योंकि ये एंटोनियो और वो थे सब, पोर्सिया वगैरह जो कैरेक्टर्स थे उसमें रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू बुक क्या है, ये 35 का ये रॉन्ग दिया हुआ है इसमें, सॉरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ओके, नॉट ए, ट्वेल्थ नाइट नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स। ठीक है, शेक्सपियर के जितने भी वुमेन कैरेक्टर थे उनमें फोर्थ विच किसे कहा गया है। ठीक है, फोर्थ विच। सो PGT 2000 और 2009 में आया है। सो डेस्टिमोना, जेट्रूड, लेडी मैकबेथ या कॉर्डेलिया। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, लेडी मैकबेथ। जो लेडी मैकबेथ थी, जो प्ले मैकबेथ आया था, ठीक है, जो उनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में माना जाता है, तो उसमें लेडी मैकबेथ जो उनको थी उनको क्या बुलाया गया है, फोर्थ विच कहा गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन नंबर है, द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इस PGT 5 में पूछा गया है। कॉर्डेलिया, कैलिफोर्निया, डेस्डिमोना या नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, क्योंकि इनमें से कोई भी नेम लेडी मैकबेथ का नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 38, हु हैज स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। द स्लीपिंग एंड द डेड are what as pictures stays the eye of childhood that fears a painted devil। so PGT 9 में आया है। फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच या नन ऑफ दी above। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, नन ऑफ दी above। ओके, तो ये शब्द इनमें से किसी के भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 39, trace in the following list the play which does not belong to the category to which the rest do। so क्या है ये, मतलब कि trace in the following list है क्या, the play की लिस्ट है, which does not belong to the category। इस कैटेगरी में ये एक नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है, PGT 2000 में ये आया हुआ है। ठीक है, सो अथेलो, किंग लियर, हेमलेट या द टेम्पेस्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर डी। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अभी इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, जिसमें HOL और M मीन्स मैकबेथ। सो ये 4 मानी जाती हैं, इनका सीक्वेंस है। इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। सो इट विल बी राइट हियर HOL एंड M। ठीक है, ये इनका सीक्वेंस है, हैमलेट, अथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसे डाल लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, whom does Polonius send to France to spy on Laertes। सो रेनाल्डो, ओफेलिया, ग्वेडो या मार्सिला। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, रेनाल्डो को भेजा जाता है। whom does पोलोनियस भेजता है किसको, टू फ्रांस, टू स्पाई ऑन लियर्टीज। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गाइस 41,
हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट। हेमलेट में जब प्ले मतलब दिखाया गया है तो उसमें कितने जो कैरेक्टर्स हैं उनकी डेथ होती है। सो 2, 5, 7 या 8। सो आंसर विल बी राइट हियर 8। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सॉलिलॉकी। सो क्लाउडियस, हेमलेट, द घोस्ट या लियर्टी। सो आंसर विल बी राइट हियर बी। जब हेमलेट क्या होता है, जैसे कि घोस्ट, उसके जो पिता का घोस्ट उसको दिखाई देता है, वो जब बता देता है कि तुम्हारे चाचा जो थे उन्होंने ही मुझे मार दिया और उन्होंने मेरा सारा राज्य हड़प लिया है, अब वो कन्फ्यूज़न में पड़ जाता है कि ये जो घोस्ट है वो मेरे पिता ही हैं या कोई और हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मतलब उसे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, या जिंदा रहना चाहिए या मर जाना चाहिए, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न में होता है। तो तब ये वो सोलोलॉकी बोलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट। द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, या द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट द प्रिंस, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ म्यांमार। ठीक है, सो आंसर विल बी राइट हियर 43 ए। ओके, ये राइट हो जाएगा इसका, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, क्योंकि जो हेमलेट था वो प्रिंस था कहाँ का, डेनमार्क का, क्योंकि किंग तो उसके फादर थे ना जिनकी डेथ हो गई थी, है ना, किंग हेमलेट जो थे जिसको उसके चाचा क्लाउडियस ने मार दिया था। ठीक है, 44 क्वेश्चन है द लिरिकल वेडार्स वर बेटर एप्रिसिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन ईयर। ठीक है, ये पूछा गया कि किस ईयर में जो लिरिकल वेडार थे, आपको पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई वो है, तो बेटर एप्रिसिएटेड मतलब इस ज़्यादा प्रशंसा मिली कहाँ, अमेरिका में, देन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से ज़्यादा अमेरिका में ये प्रशंसित हुए। द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर, मतलब किस ईयर में, क्योंकि आपको पता होगा कि ये यहाँ पर तो 1798 में आए थे, बट अमेरिका में इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, तो जब यहाँ थर्ड एडिशन आया था तो उस समय यहाँ पर कौन सा आया था, फर्स्ट एडिशन आया था। सो आंसर विल बी राइट हियर 44 डी। ओके, 1802 में आया था, ये TCT 1 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड descriptive sketches and evening walk in 29th January 1793, February 1793, February 1794, February 1795। So answer will be right here A। okay, A right हो जाएगा 45 का। 20th जनवरी 1793 में क्या आए थे, descriptive sketches आए थे एंड इवनिंग वॉक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन विच लैंग्वेज वॉज द सॉलिटरी गर्ल सिंगिंग। ठीक है, एक सॉलिटरी रीपर नाम से एक पोयम है इनकी, तो उसमें उस सॉलिटरी गर्ल जो थी, मीन्स जो एक लड़की थी, वो किस लैंग्वेज में गाना गा रही होती है, ये पूछा गया है। सो आर्स, गायलिक, इंग्लिश, फ्रेंच या ग्रीक। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, मीन्स अर्स या गायलिक, क्योंकि जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी पर वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, इसका मतलब वो किस में गा रही थी, अर्स या गायलिक लैंग्वेज में गा रही थी। ओके, सो आंसर विल बी राइट हियर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ, मतलब जो ब्राउनिंग थे, रॉबर्ट ब्राउनिंग हमारे, तो वो लिखते हैं किसके बारे में, अबाउट वर्ड्सवर्थ, किस पोएम में। ठीक है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट्स। ठीक है, मतलब कुछ सिल्वर के लिए उन्होंने क्या छोड़ दिया, अपने रिबन लगाना अपने कोट पर छोड़ दिया। ठीक है, द लॉस्ट लीडर, फॉर फीरिया, लवर, प्रोस्पिस, या इन हिज क्रिटिकल ऐसी। सो आंसर विल बी राइट हियर 47 ए। ओके, द लॉस्ट लीडर। ठीक है, इनको द लॉस्ट लीडर माना गया है विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि जब ये वो बन गए थे, पोएट लॉरिएट बन गए थे, तो उसके बाद इन्होंने कुछ भी वर्क कोई ऑफिशियली नहीं लिखा था, तो इसको इसलिए इनको लॉस्ट लीडर कहा गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। The following lines appear in She is in her grave and oh the difference to me. She dwelt among the untrodden ways, solitary reaper, the kitten at play, none of the above. So answer will be right here 48A. She dwelt among the untrodden ways में ये कहा गया है। ठीक है, so next question guys, who shared Milton was the political son of Spencer.
सो जॉन ड्राइडन, पोप, जोनाथन स्विफ्ट या डॉक्टर जॉनसन। सो आंसर विल बी राइट ईयर ए, जॉन ड्राइडन ने ऐसा कहा था। मिल्टन कौन है? पॉलिटिकल सन है किसके? स्पेंसर के। सो आपको पता होगा कि मिल्टन भी इनको अपना पॉलिटिकल मतलब गुरु मानते थे, ठीक है। सो देखिए, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, ठीक है। सो किसने कहा है ये सब, है ना, ये पूछा गया है। हु द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं? सो ऑन हिज बींग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मस्करी एट पेडमोंट या लीसीडस। सो 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, राइट हो जाएगा। ऑन हिज बींग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23, क्योंकि 23 की उसमें बात भी की गई है लाइन्स में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, ठीक है। तो 3 and 20 माई 3 and 20, यानी कि 20 और 3, ओके, ये हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पे भी हिज बीइंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23 की बात की गई। सो 51 क्वेश्चन है, आप देखिए। In which sonnet of Milton does the following line occurs? They also serve who only stand and wait. So on is blindness, Lycidas, Paradise Lost या Paradise Regained. So 51 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, ऑन इज ब्लाइंडनेस, ठीक है, ऑन इज ब्लाइंडनेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जॉन मिल्टन जो थे उन्होंने बताया कि दे ऑल्सो सर्व, मतलब जो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं किसकी? भगवान की। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो अपनी बारी आने का हमेशा इंतजार करते हैं। जबकि वो ब्लाइंड हो गए थे फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, तो इसीलिए ये लाइन्स उसमें कहीं गई हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग lines are taken from fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delights and live laborious days, ठीक है। सो ये लाइंस किससे ली गई हैं? ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट, लिसिडस, कॉमस या सैमसन एगनिस्ट। सो आंसर विल बी राइट हियर 52 बी, ओके, लिसिडस। ये लिसिडस नाम की जो पोएम थी जो उन्होंने अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी है, एलेजी है, तो उससे ये लाइंस ली गई हैं। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट टोथ रेस टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबरियस डेज, ओके। तो किसकी है? ये जॉन मिल्टन की वर्क है सारी। कोमस, सैमसन एगनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 53 क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है कि इन हिज सोनेट मी थॉट आई शॉ माई लेट एस्पॉस सेंट मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज फर्स्ट वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ या हिज गर्लफ्रेंड। सो आंसर विल बी राइट हियर सेकंड वाइफ, ठीक है। सो सेकंड वाइफ को उन्होंने ये लाइनें डेडिकेट की हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इन विच ईयर गोल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। सो टीजीटी 13 में आया, 1917, 18, 1990 या 1920। क्या पूछा है कि इन विच ईयर गोल्सवर्दी रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया था किसके लिए? ऑफर नाइटहुड, नाइटहुड की जो उपाधि थी उसके लिए मना कर दिया था। तो कब कर दिया था गाइज? ये 54 का हो जाएगा, इसमें आंसर बी राइट हो जाएगा। 1918 में उन्होंने मना कर दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 55, विच इज गोल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले। T1 में आया है ये, लॉयल्टीज, जस्टिस या द सिल्वर बॉक्स या जॉसलिन। सो 55 का आंसर हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा, द सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स क्या था? गोल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले माना जाता है, ठीक है। सिल्वर बॉक्स पता होगा आपको, सिगरेट का बॉक्स था जो कि सिल्वर से बना हुआ था, यानी कि चांदी का था, ठीक है। सो 56 है, हु यूज्ड द फ्रेज द हाई रोड ऑफ लाइफ। वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, सॉदी या लैम। सो आंसर विल बी राइट हियर 56 बी, कॉलरेज, ओके। कॉलरेज ने यूज किया है इस फ्रेज को, द हाई रोड ऑफ लाइफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, कॉलरेज टेबल टॉक इज एन ऐसे ऑन शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स या सेली। सो गाइस 56 का आंसर हो जाएगा बी, वर्ड्सवर्थ के ऊपर इन्होंने बात की है, क्योंकि ये कॉलरेज जो थे वो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे, तो इन्होंने टेबल टॉक किसके बारे में लिखा है? ऐसे वर्ड्सवर्थ के ऊपर लिखा है, ठीक है। 57 का कौन सा हो जाएगा? बी आंसर राइट। सॉरी, ये फ्रेंड तो थे, हाँ, ये
फ्रेंड तो थे किसके, वर्ड्सवर्थ के, लेकिन ये ऐसे इन्होंने किसके ऊपर लिखा था, विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखा था, टेबल टॉक। ओके, सो 57 का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। 58 है, कॉलरिज विद हिज फ्रेंड फॉर्म्ड अ पेंट isocracy on the bank of the river Susquehanna. This was to be an idea community. The name of the friend was Wordsworth, Sally, Saudi या Lamb. So 58 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सऊदी। ठीक है, सऊदी राइट है, सी हो जाएगा। ठीक है, सऊदी थे उनके फ्रेंड। ठीक है, 59 का है, हु सेड द होल बुक ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया इज अमंग द फ्यू विच कंसिस्ट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो ये किसने कहा है, ई अल्बर्ट ने कहा है, बर्ड्सवर्थ या सेंसवरी ने या लैम ने। सो 59 का आंसर हो जाएगा गाइस सी, सेंसवरी ने ये कहा है। ठीक है, द होल बुक ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया इज अमंग द फ्यू विच कंस्टिट्यूट द वेरी बाइबल ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, मतलब ये उन्होंने एक और भी कमेंट किया है सेंसवरी ने इनके ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 60, कॉलरेज ब्रेक्स इमेजिनेशन इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इमेजिनेशन इज, मतलब इन्होंने जो कॉलरेज थे उन्होंने ब्रेक किया है किसको, इमेजिनेशन को, किसमें, इनटू टू पार्ट्स में। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी इमेजिनेशन के बारे में इन्होंने पूछा है, प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है। ठीक है, सो ऑप्शन है यहाँ पे, शेयर्ड बाई ऑल एंड अलाउ पीपल टू unconsciously understand the structure of the world. So second है, shared by poets and do not allow to understand the structure of the world. Shared by all and consciously shape new worlds. Shared by poets and unconsciously shape new worlds. So 60 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर इसका राइट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए राइट, शेयर्ड बाय ऑल। ठीक है, सभी के द्वारा शेयर किया जाना, एंड अलाउ पीपल टू अनकॉन्शियसली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये इसका हो जाएगा कौन सा, प्राइमरी पूछा है। ठीक है, इसमें प्राइमरी पूछा था, देखिए अभी दिखा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन फिर से। इसमें पूछा है कि सेकेंडरी, प्राइमरी इमेजिनेशन कौन सी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछिए सेकेंडरी इमेजिनेशन। सो सेकेंडरी इमेजिनेशन कौन सी है, बिलोंग्स प्योरली टू द पोएट हु कैन कॉन्शियसली शेप न्यू वर्ड्स, शेयर्ड बाय ऑल एंड कॉन्शियसली शेप न्यू वर्ड्स, शेयर्ड बाय पोएट्स एंड अनकॉन्शियसली शेप न्यू वर्ड्स, invisible and transparent. So answer will be right here also A, belongs purely to the poet who can consciously shape new words. दोनों में ही वर्ड की बात की गई है, सेकंड इमेजिनेशन में भी एंड फर्स्ट में भी। ठीक है, इसमें belongs purely to the poet। ठीक है, प्योरली मीन्स अच्छे विचारों के द्वारा पोइट से जुड़ा रहता है, who can consciously shape new world, जो कि वर्ल्ड को एक न्यू शेप दे सकता है। ठीक है, सेकंड है ये। सो 62 है, it is an inferior faculty of imagination. It acts mechanically in bringing together various dissimilar components to produce appropriate image. It is the logical faculty. This refers to फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन या सेकेंडरी इमेजिनेशन। सो 62 का गाइस हो जाएगा ए, फैंसी। ठीक है, इट इज फैंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, which of the following periodical was established and dedicated by Coleridge? So the Guardian, the Watchman, the P या the Rambler. So answer will be right here 63B. Okay, the Watchman. ठीक है, which of the following periodical was established and edited by Coleridge? So the Watchman. So next question guys 64. 64 क्वेश्चन है यहाँ पर, 64 है, देखिए, हाउ डज एंटोनियो प्लान टू रेस्पॉन्ड टू साइलॉक्स इंसिस्टेंट टू कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। मतलब कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले था हमारा विलियम शेक्सपियर का, तो उसमें क्या था कि जो साइलॉक था, तो एंटोनियो था, उसका एक दोस्त था ब्रूटस, तो इसने मतलब इसको मनी उधार दिलवाए थे, वो लैंड किए थे इसने कुछ मनी इससे,
तो इसने क्या कहा था कि अगर तुम पैसे टाइम पर मुझे नहीं लौटा पाओगे, साइलॉक की कंडीशन थी, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारी बॉडी से एक फ्लैश लूँगा, किसका, फ्लैश रेस्पॉन्ड टू, ठीक है। तो 1 पाउंड फ्लैश लेगा, मीन्स 1 पाउंड मास लेगा उसके बॉडी से, ठीक है। तो विद एंगर एंड वायोलेंस, विद वैगिंग, विद रिजोनिंग, विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट। सो आंसर विल बी राइट हियर 64D, ठीक है। मतलब ये पूछा है कि हाउ डज एंटोनियो प्लान, मतलब एंटोनियो कैसे प्लान करता, रिस्पॉन्ड टू साइलॉक्स इंसिस्टेंस ऑफ कलेक्ट हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, मतलब उसको फ्लैश देने के लिए तैयार हो जाता है, 1 पाउंड फ्लैश अपना मतलब बॉडी से मास देने को तैयार हो जाता है, कैसे, विद क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, ठीक है। सो आंसर विल बी राइट हियर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट 65 का है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज साइलॉक गिव फॉर कंटिन्यूइंग टू परस्यू हिज बॉन्ड, टू scare people, to amuses him, he hates Antonio for the attention, ठीक है। मतलब किस लिए वो ये सब करने की कोशिश करता है, ये पूछा गया है। तो आंसर विल बी राइट हियर सी, बिकॉज ही हेट्स एंटोनियो, क्योंकि वह एंटोनियो से क्या करता था, हेट करता था, क्योंकि वह भी एक अच्छा व्यापारी था, कौन, एंटोनियो, और ये था एक बहुत ही खराब और बेईमान व्यापारी, साइलॉक। सो नेक्स्ट हो जाएगा 66, व्हाट डज वसेनियो ऑफर साइलॉक टू परस्यूएड हिम टू फॉरफेट हिज बॉन्ड, ठीक है। वसेनियों के लिए मतलब मनी बोरो करता है, इससे साइलॉक से दिलवाता है, क्योंकि उसके पास थे नहीं उस समय, उसके जहाज जो थे वो डूब गए थे, तो इसलिए। तो आप देखिए 6000 टिकट्स, 3000 टिकट्स, या नथिंग, या पोर्सियास रिंग। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, 3000 टिकट्स दिलवाता है, ठीक है। 3000 टिकट्स उसको धार दिलवाता है, किससे, साइलॉक से। कौन दिलवाता है, एंटोनियो दिलवाता है, किसको, वसेनियो से, क्योंकि इसको पोर्सिया से शादी करने के लिए जाना था और इसके पास मनी थे नहीं, तो इसलिए इसको दिलवाने पड़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, what does Shylock do in anticipation of the judgment? Buys some spices, whets his knife, या फिर writes an apology, या looks out the window. So 67 का आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा बी, बेट्स हिज नाइफ, ठीक है। So next question guys, 68, what is the name given to the person who comes to judge Antonio's trial, मतलब जो एंटोनियो का केस लड़ने के लिए जो आया था उसका नाम क्या था, लोरेंजो, सेलेरिनियो, वाल्थजार, या डॉक्टर वेलेरियो। सो 68 का हो जाएगा गाइस सी, बाल्थजार, ठीक है। बाल्थजार जो था वो इसका केस लड़ने के लिए यहाँ पे आने वाला था, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, when she is disguised as Balthazar, what argument does Portia make for Shylock showing mercy? Mercy is a blessing. Shylock will be respected. It is the law. Shylock will feed good. ठीक है, फील गुड, ये इनमें से क्या था, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, मर्सी इज ब्लेसिंग। मर्सी क्या है, एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद की तरह होती है। मतलब मर्सी क्या है कि ऐसा नहीं है कि मर्सी आपने प्रकट कर ली, आपने दिखा दी, नहीं, वो पहले से ही गॉड गिफ्टेड और बताया गया है इसको, मर्सी को। सो देखिए, बैन सी डिस्गाइज, कौन डिस्गाइज करता है, पोर्सिया डिस्गाइज करती है अपने आप को, ठीक है। और क्या बन जाती है, बाल्थजार बन जाती है। जो बाल्थजार था तो वो कौन था, जो केस लड़ने आ रहा था, वो उसका मतलब कजिन था पोर्सिया का। तो वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मुझे भेज दीजिए और आप मत जाइए, तो वो मान भी जाता है। तो आर्ग्यूमेंट डज पोर्सिया मेक फॉर साइलॉक शोइंग मर्सी, मतलब मर्सी दिखाने के लिए क्या कहती है, मर्सी इज अ ब्लेसिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 70, what does Bassanio beg the court to do for Antonio's sake, मीन्स एंटोनियो के लिए क्या मांगता है Bassanio, ठीक है। किल साइलॉक, गिव साइलॉक मनी, टेक साइलॉक्स नाइफ, बेंड द रूल्स। सो 70 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट गाइस डी, बेंड द रूल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, Portia says that Shylock can take his pound of flesh from Antonio, but he must not be too slow, नहीं, laugh about it, नहीं, spill any blood, be boastful. So answer will be right here C, spill any blood। मतलब पोर्सिया उसको, साइलॉक को क्रिटिकल कंडीशन में फंसा देती है। वो कहती है कि आप एक बोतल ले लो,
मतलब 1 पाउंड जो फ्लैश चाहिए आपको वो ले लीजिए, बट एक भी बूंद जो है वो खून की ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए, मतलब उसकी बॉडी से एक भी खून की बूंद नहीं निकलनी चाहिए। अब आप बताइए, अगर आप किसी की बॉडी को कट करते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उससे एक भी बूंद ब्लड ना निकले? क्योंकि ब्लड तो निकलेगा, ब्लड हमारी बॉडी में रहता है ना, तो इसलिए वो फंस जाता है और फिर वो 1 पाउंड फ्लैश नहीं ले पाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, what will the state seize if Shylock spills a drop of blood while extracting the pound of flesh? देखिए ये पूछा गया कि what will the state seize of Shylock, मतलब कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे अगर एक भी ब्लड की बूंद उसमें निकल गई तो। his entire estate, his knife, his daughter, his Venetian citizenship। सो 72 का आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे ए, हिज एंटायर स्टेट। मीन्स उससे कहा गया कि पूरा का पूरा जो उसका बिजनेस है, व्यापार है, वो पूरा उससे ले लिया जाएगा अगर उसके एक भी बूंद ब्लड की गिर गई तो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 73, एंटोनियो ऑफर्स टू रिटर्न हाफ ऑफ साइलॉक्स एस्टेट ऑन द कंडीशन साइलॉक, मतलब एंटोनियो ऑफर करता है उसको रिटर्न हाफ ऑफ साइलॉक्स एस्टेट, कहता है कि वो तुम्हारे साम्राज्य का आधा तुमको लौटा देगा ऑन द कंडीशन ऑफ साइलॉक। साइलॉक की कंडीशन क्या थी? डैश अपोलाइजेस ड्यूल्स विद हिम, गिव्स हिम अ लोन, कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। सो 73 का आंसर हो जाएगा आपका गाइस डी, ठीक है, कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी। कहता है कि क्रिश्चियनिटी अपना लो आप और एक अच्छे इंसान बन जाओ, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान था तो इसलिए। सो 74 है, अ सॉन्ग ऑफ हाइम्न ऑफ ग्रीफ और लैमेंटेशन, स्पेशली वन इंटेंडेड टू अकम्पनी फ्यूनरल और मेमोरियल राइट्स। सो क्या होता है? बैलेड, लिरिक, डायर्ज या यूलोजी। So answer will be right here 74 C, dirge. So it called be dirge। एक सॉन्ग होता है, हाइम्न ऑफ ग्रीफ होता है, लैमेंटेशन होता है, इसमें स्पेशली वन इंटेंडेड टू अकम्पनी फनरल, ठीक है। सो मेमोरियल होता है, सो इट विल बी डाइज। आंसर विल बी राइट हियर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 75, अ कॉमिक वर्स कंपोज्ड इन इरेगुलर रिदम। क्या होता है? एक कॉमिक वर्स होता है, कंपोज करता है क्या? इरेगुलर रिदम। सो ट्रेजेडी, कॉमेडी, डॉगरल या फार्स। सो आंसर विल बी राइट हियर 75 का सी, डॉगरल। ओके, इट विल बी डॉगरल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 76, a short pastoral poem usually in dialogue on the subject of rural life and the society of, ठीक है। सो ये कौन सा क्वेश्चन है? 76 है, हाँ जी। सो देखिए, सेफर्ट्स डेपिक्टिंग रूरल लाइफ एज फ्री फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड करप्शन ऑफ मोर सिविलाइज्ड लाइफ। सो क्या उसे क्या कहते हैं हम? कॉमिक रिलीफ, एलेजी, इंटरल्यूड या इकोलॉग। सो आंसर विल बी राइट हियर 76। 76 का हो जाएगा आपका डी, ओके, इकोलॉग कहते हैं इसको हम। सेफर्ड क्या होते हैं? डिपिक्ट करते हैं क्या? रूरल लाइफ एज अ फ्री फ्रॉम द complexity and corruption of moral civilized life. So this is ecologue. So next question है guys 77, the omission of a sound or syllable when speaking as in I am, let's, ठीक है। जैसे कि I am का हम बोलते हैं I am, let us का बोलते हैं let's। So what is this? omission, elision, silent pitch या intonation। So 77 का guys हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा यहाँ पे। इट इज एलिशन, जो मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, वैसे इसे एब्रीविएशन भी कहते हैं, बट इसमें जो मतलब ये लो हो रहा है मतलब, तो उसी हम क्या कहेंगे? तो इट इज एलिशन। सो 78 है, द एक्ट ऑफ लिविंग आउट अ वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस डेलिबरेटली व्हेन द मीनिंग कैन बी अंडरस्टूड विदाउट देम, ठीक है। एक एक्ट होता है लिविंग आउट द वर्ड और वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस, ठीक है, डेलिबरेटली when the meaning can be understood without them, इनके बिना किसी मीनिंग को समझना। what is this? elision या repression, ellipsis या prolapsis। so answer will be right here C, ellipsis। it is ellipsis। okay, so 79 question है the, so 79 है the act of correcting or improving a text or a change made to correct or improve a text। so एमिनेशन, एमेंडेशन, रिकमेंडेशन या अमेंडमेंट। सो क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा गाइस 79 का, ठीक है। 79 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एमेंडेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, द एक्ट ऑफ करेक्टिंग और इम्प्रूविंग अ टेक्स्ट, ठीक है। मतलब करेक्ट करना है और इम्प्रूव करना किसको, एक टेक्स्ट को, और चेंज मेड टू करेक्ट और इम्प्रूव अ टेक्स्ट, इससे मतलब एक चेंज होता है जिसमें क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, एमेंडेशन कहते हैं, ठीक है। जबकि अमेंडमेंट किस में होते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, उसमें संशोधन किया जाता है। So next question guys, 80, the ability to share someone else feelings or experiences by imagining what it would be like to be in the person's situation. So क्या होगा ये, ठीक है, मतलब किसी को someone else feelings और experiences imagining what it would be like to be in the that person's situation, क्या होगा, apathy, apathy, sympathy, antipathy. So answer will be right here, 80 का ए हो जाएगा, एम्पैथी, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पैथी, जैसे सिंपैथी दिखाते हैं ना, ऐसी एम्पैथी। सो 81 है, अ स्पीच ऑफन इन वर्स एड्रेस्ड टू द ऑडियंस बाय एन एक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। सो प्ले के बिगिनिंग में जो स्पीच दी जाती है, ठीक है, ऑडियंस को एक एक्टर के द्वारा, सो व्हाट इज दिस, क्या बुलाया जाता है उसे, एपिग्राफ, प्रोलॉग, टेलीग्राफ या ऑटोग्राफ। सो 81 का हो जाएगा गाइस बी, प्रोलॉग, इट इज प्रोलॉग। एपीलॉग होता है जो लास्ट में बोला जाता है, ठीक है, तो ये है। ऑटोग्राफ आप जानते ही हैं जो दिया जाता है, टेलीग्राफ टेलीफोन मतलब रिलेटेड रहता है, एपीग्राफ है ना। सो आंसर विल बी राइट हियर बी। सो 82 का है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन और एट अ टॉम और ग्रेव इन मेमोरी ऑफ द वन वरीड देयर। सो इसे हम क्या कहते हैं, एन इंस्क्रिप्शन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिटैफ या एपिग्राफ। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, एपिटैफ, ठीक है। जैसे कि हमने शेक्सपियर के एपिटैफ की जो लाइंस थी वो पीछे मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 83, a song or poem in honor or a bride and bridegroom celebrating a marriage. So epithalamium, prothalamium, wedding lyric या marital lyric. So answer will be right here A. इट इज़ एपीथेलेमियम। मतलब जब एक किसकी एक सॉन्ग होता है या एक पोएम होती है, किन ऑनर, किसके सम्मान में, ब्राइड मीन्स दुल्हन और ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हे के सम्मान में, सेलिब्रेटिंग अ मैरिज, एक मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए, तो व्हाट इज दिस, एपीथेलेमियम, इसे हम एपीथेलेमियम कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, विच मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। कौन सा मूवमेंट था, कौन सा मूवमेंट है जो ग्रेटेस्ट मूवमेंट है किसमें, इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रेनेसां मूवमेंट, मेटाफिजिकल मूवमेंट या रिलीजन मूवमेंट। सो आंसर विल बी राइट हियर बी, रेनेसां मूवमेंट, ठीक है। रेनेसां के हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे फर्स्ट बिगनिंग में। सो इट विल बी राइट हियर रेनेसां मूवमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, विच मूवमेंट मेड पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ओन पावर। मतलब ओन पावर जो पीपल्स की थी वो उनके बारे में उन्हें कॉन्शियस किया, मीन्स जगाया, देयर ओन पावर, ठीक है। रेनेसां मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट या रोमांटिक मूवमेंट। सो आंसर विल बी राइट हियर रेनेसां मूवमेंट, ठीक है। रेनेसां मूवमेंट जो था उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमनिज्म, ये मैंने प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 में बताया है, ह्यूमनिज्म पर जोर दिया गया था, किस पर, ह्यूमनिज्म मीन्स मानवतावाद पर। सो इट विल बी राइट हियर रेनेसां, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसां मूवमेंट, सुपरस्टिटिशन, नॉलेज, ट्रेडिशन या रिचुअल्स। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, ओके। 86 का ए हो जाएगा, सुपरस्टिटिशन। टू विच पीपल वर डोमिनेटेड बिफोर रेनेसां मूवमेंट, ठीक है, सुपरस्टिटिशन थी पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, बिफोर रेनेसां मैन वॉज मियरली puppets in the hands of God, destiny, fate, all of the above. So answer will be right here D. मीन्स बिफोर रेनेसा, रेनेसा के आने से पहले, मैन वॉज मर्सली पपेट, पपेट मीन्स होता है एक सितार टाइप से, इन द हैंड्स ऑफ गॉड, गॉड के हाथों की, डेस्टिनी मतलब किस्मत के, या फेट विश्वास के, ठीक है, इन सब के हाथों में था सिर्फ। नेक्स्ट है 88, इन विच सेंचुरी रेनेसा टुक बर्थ इन इंग्लैंड। मतलब किस सेंचुरी में रेनेसा ने इंग्लैंड में बर्थ लिया था, ठीक है, बिगनिंग हुई थी रेनेसा की। सो 88 का है, मिडल ऑफ
13th सेंचुरी, मिडल ऑफ 14th सेंचुरी, मिडल ऑफ 15th सेंचुरी या मिडल ऑफ 16th सेंचुरी? सो 88 का हो जाएगा सी, मिडल ऑफ 15th सेंचुरी. इट विल बी राइट हियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 89, कंप्लीट द सेंटेंस. टीजीटी 13 में आया द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड. ठीक है, कथारसिस, पेरिपेशिया या एपिस्टल या पोइसिस. सो 89 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, पेरिपेशिया. मतलब जो एक वो होता है ना हीरो, ट्रेजिक हीरो होता है, उसकी जो फॉल आता है उसके कैरेक्टर में, दैट इज पेरिपेशिया. ओके, आंसर बहुत आता है. क्वेश्चन टीजीटी 13 में आ चुका है, आपने देखा भी है. तो देखिए नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजिडी. ट्रेजिडी के बारे में ये लाइन्स किसने कही हैं? टीजीटी 3 में आ चुका है. द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजिडी एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस. ठीक है, तो किसने कहा है? प्लेटो, अरिस्टोटल, शेक्सपियर या लॉन्जिनस. ठीक है, सो इट विल बी राइट हियर बी. मैंने जैसा कि बताया था कि प्लॉट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं. सो क्या कह रहे हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल है एंड सोल है, एक तरीके से आत्मा है, मीन्स दिल है किसका? ट्रेजिडी का. कौन? एंड कैरेक्टर होल्ड्स द सेकंड. कैरेक्टर को सेकंड प्लेस दिया इन्होंने, किसने? एरिस्टोटल ने. ठीक, और टाइम प्लेस एक्शन 3 यूनिटी बताई हैं, ये लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो 91 है, हु डिफाइन ट्रेजिडी इन द फॉलोइंग मैनर. ट्रेजिडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड. सो पीजीटी 2000 में आया. प्लेटो, शेक्सपियर, एरिस्टोटल या लॉन्जिनस. सो आंसर विल बी राइट हियर 91 सी, एरिस्टोटल. ठीक है, ये एरिस्टोटल की पोइट्री की डेफिनेशन है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 92, मोरल्टी प्लेज वर रिटन. टीजीटी 10 में आ चुका है. इन 15th एंड 16th सेंचुरी, इन 17th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी. सो 92 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, इन 15th एंड 16th सेंचुरी. ठीक है, मोरल्टी प्लेज वर रिटन. मोरल्टी प्लेज जो थे वो कब लिखे गए थे? 15th एंड 16th सेंचुरी में. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इज. मतलब जो ओरिजिनेटर था, खोजने वाला था या डीकंस्ट्रक्शन करने वाला था, पुनर्निर्माण करने वाला था. सो टीजीटी 5 में आया हुआ है. जैक्स डेरिडा, फ्रेडरिक निस्टजैक, निस्टस, मार्टिन हेडजर या सिगमंड फ्राइड. ठीक है, सो आंसर विल बी राइट हियर 93 ए, जैक्स डेरिडा. इट वाज जैक्स डेरिडा जिसने कौन सा टर्म दिया? डीकंस्ट्रक्शन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 94, when the sound of a bird resembles the meaning it denotes the figure of speech is. पीजीटी 2000 में आया. टीजीटी 3 एंड 9 में कंटिन्यूसली 3 बार पूछा गया क्वेश्चन. इसका मतलब इंपॉर्टेंट है. when the sound of a bird resembles the meaning it denotes the figure of speech. सो साउंड के बारे में बताता है. कौन बात करता है? स्नैक, डॉकी, ओनोमेटोपोइया, प्रोसोपोइया या ट्रांसफर्ड एपिथेट. सो आंसर विल बी राइट हियर बी, ओनोमेटोपोई. ठीक है, ओनोमेटोपोई जो होती है फिगर ऑफ स्पीच, मैंने बताया उसमें हेज, ठीक है, हेज, बज, इस टाइप की आपकी साउंड रहती हैं. ठीक है, सो आंसर विल बी राइट हियर बी. मैं प्रीवियस, आपने अगर पहले के 2 वो नहीं देखे वीडियोस तो ज़रूर देख लें मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए. सो गाइस देखिएगा 95 क्वेश्चन नंबर है, द रिपीटिशन ऑफ बॉल साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड. पीजीटी 2000 में आया हुआ है. राइम, रिदम, एसोनेंस या कैसुरा. सो इट विल बी आंसर सी, एसोनेंस. इसे हम क्या कहते हैं? एसोनेंस. बॉल साउंड जिसमें आती हैं और जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आती हैं उन्हें हम कहते हैं एलिट्रेशन. ओके, so next question guys 96, what is the name of an implied simile. so metaphor, apostrophe, hyperbole या none of the above. so 96 का गाइस हो जाएगा ए. मैंने पहले भी बताया है, मेटाफर जो है उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड सिमिली कहते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन. पीजीटी 4 और 9 में पूछा गया, ये 2000 में पूछा गया. सो 1575, 1564, 1512 या 1616. सो आंसर विल बी राइट हियर बी. ठीक है, 23 अप्रैल 23 अप्रैल एंड 1564 को इनका जन्म हुआ था. बर्थ किसका? विलियम शेक्सपियर का. ठीक है, अब देखिए विलियम शेक्सपियर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया. तो विलियम शेक्सपियर बोर्न ऑन
23 अप्रैल एंड 1564, ठीक है, सीक्वेंस में डेटें दी गई हैं। सो नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर वॉज बेप्टाइज्ड ऑन, बेप्टाइज्ड कब हुए थे, मतलब जैसे कि नामकरण होता है ना, उसको पूछा जा रहा है। सो 23 अप्रैल 1564 या 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। सो आंसर विल बी राइट हियर 99D, 26 अप्रैल। अपने बर्थ के 3 डेज बाद उनको चर्च में ले जाया जाता है और इन लोगों में एक प्रोग्राम होता है वहाँ पर, तो उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, डेथ कब हुई थी विलियम शेक्सपियर की, तो ये तो उनका बर्थ है, ये दिख रहा है आपको 23 अप्रैल 1564 और 23 अप्रैल 1616, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल 1564, 64 सेकंड सेम दिया हुआ है, तो आंसर विल बी राइट हियर बी। 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी, ठीक है। देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, 23 अप्रैल को ही जन्म हुआ है और 23 अप्रैल को ही डेथ हुई है ना, ये देखिए। So next question guys, 101, choose the given sentence into the passive voice. So my captors were taking me to prison, so I was being taken to prison by my captors. So answer will be right here A, because क्योंकि मैं इसे यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले इसको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, दिस बुक इज प्रीफरेबल फ्रॉम दैट, दिस बुक इज प्रीफरेबल देन दैट, दिस बुक इज प्रीफरेबल टू दैट, नन ऑफ द अबव। So answer will be right here C, this book is preferable to that. So next question is 103, choose the most appropriate preposition to complete the given sentence. We are now conflict dash winning the match, ठीक है। सो टू इन ऑफ या इन टू, सो 103 का हो जाएगा ऑफ विनिंग द मैच, ठीक है। So next question guys, question number 104, choose the most appropriate preposition to complete the sentence. Let me acquaint him dash the topic. So about, with, to या of. So answer will be right here B, with the topic, okay. So next है choose the most appropriate preposition to complete the sentence. Do not quarrel with our neighbors, क्योंकि ये मैं करा चुकी हूँ पहले, ठीक है। So next question is 6, question number 6 है fill in the blank with appropriate choice. If you go out, I dash the cricket. So I shall watch हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ पहले। So next question है 107, choose the alternative which can best replace the underlined word in the following sentence. Ant is believed to be the most industrious creature. So answer will be right here 107 B, diligent, ये भी करा चुकी हूँ। So next question है 108, in teaching poetry the emphasis is laid on appreciation, grammar, structure, vocabulary. So answer will be right here A, ये भी मैंने करा दिया है। So next question है 109, ठीक है। 109 है which of the following alternatives provides the most appropriate one word substitution for the expression given below. A supporter of the cause of women, ये भी करा चुकी हूँ मैं। सो आंसर विल बी राइट हियर सी, फेमिनिस्ट। उसे हम क्या कहते हैं, जो वुमेन सपोर्टर होते हैं उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 10, मतलब 1010 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। द गार्डन्स इन श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन दोज ऑफ मैसूर। सो आंसर विल बी राइट हियर, आंसर विल बी राइट हियर बी, ओके। ये भी करा चुकी हूँ प्रीवियस प्रैक्टिस पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 111, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। आई विश, आई डेड डैश डेड। सो जब भी विश की बात होती है, ये भी मैं प्रीवियस में करा चुकी हूँ, तो आंसर विल बी राइट हियर डी। जब भी विश की बात होती है तो हम वर यूज़ करते हैं, ठीक है। आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर, ओके। ऐसे भी विश कर सकते हैं, विश करने में क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 सॉरी, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सी रन फास्ट इन द टूर्नामेंट। सो एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन या नन ऑफ द अबव। सो आंसर विल बी राइट हियर ए, एडवर्ब, जो क्योंकि रन क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है दैट इज एडवर्ब, ओके। आंसर विल बी राइट हियर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 13, choose the most appropriate option to fill in the blank in the following sentence. The meeting dash with a vote of thanks. So T, concluded. The meeting concluded with a vote of thanks. ये भी मैं करा चुकी हूँ। So next question है 114, choose the correct alternative to fill in the missing preposition in the following sentence. Although he is blind, he is very फास्ट डैश कैलकुलेशन एट कैलकुलेशन, ये भी करा दिया मैंने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,
select out of the following the correct prefix if any to make the word proper produce its opposite meaning. So answer will be right here D, क्योंकि इसमें लगता है इम, आई एम, इम लगता है इम्प्रॉपर होता है, तो वो एक भी ऑप्शन इसमें है नहीं, सो आंसर राइट डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 16, द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज इज। आंसर विल बी राइट हियर ए, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, ये भी करा दिया है मैंने। 17 है, ये भी रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड फॉर क्लासिफाइंग एम्स, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स या स्ट्रेटजीज। तो 117 का हो जाएगा बी, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 18, इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड, पैसिव लिसनर, वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंट रीडर। सो आंसर विल बी राइट हियर वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करा चुकी हूँ मैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एम ऑफ यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज टू एनेबल द लिसनर टू गेट मास्टरी इन द यूज ऑफ, किसमें होगा? सो आंसर विल बी राइट हियर फॉरेन लैंग्वेज। ओके, so next question guys 120, in a structural approach a listener gets mastery in listening, reading, writing या structure of sentence. So answer will be right here D, structure of sentences. So next question guys 121 का, English is not a phonetic language it means. So इसका क्या हो जाएगा? 121 का हो जाएगा आंसर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज नॉट सम टोटल ऑफ द साउंड्स ऑफ लेटर्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर, ये भी करा चुकी हूँ, 12 वॉवल साउंड्स, 8 डिप्थोंग्स एंड 24 कंसोनेंट साउंड, ये होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग। सो डिस्टिंक्टिवनेस, लाउडनेस, सिंपलिसिटी या स्पीड। सो लाउडनेस का कोई काम नहीं होता है राइटिंग में, सो आंसर विल बी राइट हियर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग पोएट्री इज टू डेवलप, क्या? करेक्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, वोकेबलरी, राइटिंग स्किल या एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। सो आंसर विल बी राइट हियर 124 का हो जाएगा डी, एस्थेटिक सेंस एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, पोइट्री का पढ़ाने का यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 125 का है, देखिए 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ फ्री कंपोजिशन इन इंग्लिश, स्टोरी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, पोइट्री राइटिंग या पिक्चर कंपोजिशन। सो आंसर विल बी राइट हियर डी, पिक्चर कंपोजिशन। ओके, सो देखिए गाइस, ये होगा हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 3, जिसमें हमने पूरे के पूरे 125 क्वेश्चन रीड कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। देखिए इसकी आंसर की अगर आप देखना चाहें तो ये देख लीजिएगा गाइस। सो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे और भी लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जल्द मैं दूसरा प्रैक्टिस पेपर भी इस पर स्टार्ट करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें जिससे आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye, take care all of you and continue your preparation well. So